गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छे से आ रही है और वीडियो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है ना? सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। आगे से इसी टाइम पे अपनी अब साइंस की क्लास रहेगी और कंटिन्यू क्लासेस जाएंगी। तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे कि सर बायो की क्लास हो ही चुकी है, अब लगभग लगभग बाकी जो सेक्शन बचा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो यहाँ से एक नए सिरे से हम लोग पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी वैलेंसी और कंपाउंड फॉर्मेशन और बैलेंसिंग, है ना, संयोजकता पढ़ा, यौगिकों का निर्माण भी पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ में उनका संतुलन कैसे करना है केमिकल रिएक्शन को, ये छोटी मोटी बातें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज एक नए यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं और वो है सर परमाणु एवं नाभिक। कई किताबों में आपको परमाणु एवं अणु दिख जाता है, पर मैं इसको नाभिक कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोग को अलग भी पढ़ाने वाला हूँ। पूरी पढ़ाई जो रहेगी एकदम एग्जाम पॉइंट सेंटर के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, क्लास बाइलिंगुअल रहेगा, तो किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर परमाणु होता क्या है, रिलेट करते हुए चलिएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि आप सब लोग को ये बात पता है कि एक होता है नाभिक। इसमें कौन कौन पाए जाते हैं? तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके चारों ओर होते हैं हमारे कौन? इसके चारों ओर होते हैं हमारे कोश। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एल एम और एन कोश के बारे में। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर हैं कोश। अच्छा, इन कोशों के बारे में एक चीज आप समझिएगा कि क्या क्या रहता है। जैसे ये कौन सा कोश है? ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन कोश है। इज इट क्लियर? ध्यान से, ये प्रथम कोश है। के कोश कौन सा कोश है सर? प्रथम कोश है, इसलिए इसके एन की वैल्यू 1 लिया। ये एन की वैल्यू इसमें मैंने 2 लिया। इसके लिए एन की वैल्यू मैंने तीसरा कोश, और ये हो गया हमारा चौथा कोश। तो एक जो परमाणु था, एक जो हमारा परमाणु था, ये परमाणु जो एटम था, ये दो सेक्शन से मिलकर बना था। साफ साफ सब लोग को दिख रहा है? ये दो सेक्शन कौन कौन से हैं? तो सर एक सेक्शन जो है दोस्तों, उसे हमने नाम दिया सर कोश। क्या नाम दिया सर? कोश। इसी को आप लोग शेल बोल सकते हो अंग्रेजी में, या कई जगह पे इसको हम लोग ऑर्बिट बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ऐसा, या कक्षा भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, काम एक ही है। कक्षा बोल लो, कोश बोल लो, शेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो। ओके, यही कोश को शेल बोलेंगे, कक्षा को ऑर्बिट बोलेंगे। और दूसरा जो है हमारा सेक्शन, वो है सर नाभिक। नाभिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस। क्या है दोनों में सिमिलरिटी या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पे आइए बात करते हैं। तो कोश जो होता है, इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट, कोश का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा सर, इसका जो आकार होता है ना, जो शेप होता है, वो दीर्घवृत्ताकार होता है। वो कैसा होता है सर? दीर्घवृत्ताकार। आप लोग को क्या लगता है सर ये वृत्ताकार है, बट वास्तव में ये वृत्ताकार नहीं होता है, ये एलिप्टिकल शेप का आता है। ये किस शेप का आता है? एलिप्टिकल शेप। मतलब ये जो हमारा वृत्त दिख रहा है ना, वास्तव में देखो, सबसे पहले नील्स बोर ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और नील्स बोर ने तीन चार चीजें बताई थी। नील्स बोर ने किसी कोश के अंदर ऊर्जा और उसकी त्रिज्या का व्यंजक बताया था। थोड़ा हायर ऑर्डर है, पर चलो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्ट थे। तो नील्स बोर ने एक जो कोश है उसके ऊपर काम किया। कोश क्या है? तो सर कोश जो है नाभिक के चारों ओर का स्थान है। कोश के बारे में, और नाभिक के चारों ओर का स्थान जो नाभिक को घेरे हुए है ना, ये नाभिक आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, और इसके चारों ओर का स्थान क्या कहला रहा है सर? कोश कहला रहा है। ये रहा आपका नाभिक अंदर में, और उसके चारों ओर क्या है? कोश है। नाभिक के चारों ओर का स्थान, नाभिक के चारों ओर का स्थान जिसमें कौन परिक्रमा करता है जी? जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसकी परिक्रमा करते हैं अगर ये सवाल पूछा जाए? तो सर इन कोशों में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन
घूम रहे हैं, किसके चारों ओर घूम रहे हैं सर? नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो कोश से रिलेटेड एक और पॉइंट मिल गया कि कोश में कौन पाया जाता है। तो सर कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कोश में कौन उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल। और पॉइंट आइए, कोश का साइज क्या है ना? इसका साइज क्या है? तो याद रखना सर, इसको 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बोलूंगा, और इसी वैल्यू को हम नाम देते हैं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा। चंद्रमा पर पड़ने वाला पहला इंसानी कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में था। ठीक है? नहीं, ऑर्बिटल अलग होता है दोस्त। ऑर्बिट बोल सकते हो इसको, ऑर्बिटल अलग हो जाएगा। ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। ऑर्बिट मतलब आप वही चारों ओर का, हालांकि चलो इसको हटाना है, हटा लीजिए, अलग बात है, शेल से हमारा काम चल जाएगा। पर जो हमारा और आप जो बोल रहे हो ना सर, कक्षा और कोश और ऑर्बिट, वो एक्चुअल में ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अधिकतम होती है 95% से लेकर 100% के बीच में, जहां पर इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे ये है खुला स्पेस है ना, ये खुला स्पेस है, यहीं पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी इस जोन में ज्यादा है, तो एक ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो जाए, उस सेक्शन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। उसे हम हिंदी में कक्षक नाम देते हैं। ठीक है जय जी? आइए, कोई भी डाउट आए आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो मेरे भाई, जो हमारा कोश का जो आकार है ना, वो दीर्घवृत्ताकार है। सबसे पहले नील्स बोर का मॉडल आया, और नील्स बोर के मॉडल ने 2 रिजल्ट दिए। पहला क्या रिजल्ट दिया है? चलो ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं सर, ये फैक्ट्स हैं। ये क्या है? फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नील्स बोर ने पहला त्रिज्या दिया, नाभिक की, सॉरी, कोश की त्रिज्या या कक्षा की त्रिज्या निकाली। कोश की त्रिज्या बहुत स्पेशल पॉइंट, अभी पढ़ने वाले हो, ध्यान से बस देख लो। इसके लिए उसने व्यंजक दिया। इसका लिए फॉर्मूला आया n²h² में 4π²m/z⁻²। ठीक है? जब इस पूरे डाटा को मैं सॉल्व करता हूँ ना, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब पूरा वैल्यू रखा गया ना, तो फाइनली हम लोग को मिला 0.529 × n²/z। किसमें? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो ये हो गया नील्स बोर का त्रिज्या का व्यंजक। ऐसे ही कोश की अगर ऊर्जा निकालना है, कोश की ऊर्जा, तो इसके लिए भी नील्स बोर ने एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया है। कई एग्जामों में, देखो ये डाटा मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि टफ लग रहा होगा, पर ये डाटा आप लोग को इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे फॉर्मूला आ जाता है, आपसे R = फॉर्मूला दे देगा और आपको छाटना रहेगा, अगर टफ पेपर बना दिया तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अगर मैं क्लास ले रहा हूं, तो मेरी हमेशा यही नियत रहती है कि बच्चों को हर चीज पता हो, छोटी से छोटी बारीकियां पता हो, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो उनसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त? कोश की ऊर्जा के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था, एनर्जी = -2π²m/z²e⁴ डिवाइडेड बाई n²h²। जब ये पूरा पूरा सॉल्व किया गया ना, तो सर -13.6 z²/n², किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है? ये दोनों याद रखना, नील्स बोर का रिजल्ट लिख के रख लेना स्पेशल फैक्ट्स में। किसमें? फैक्ट्स में। फैक्ट्स मतलब एडिशनल पॉइंट है कि भैया कोश के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया? तो नील्स बोर ने काम किया। और नील्स बोर ने, यहां पर नोट करके मैं कुछ और पॉइंट बताता हूं, ठीक? कोश से रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी किससे रिलेटेड फैक्ट देख रहे हैं सर? कोश। अच्छा, इसी में लिखवा देता हूं ना। चलिए, कोश के अनुसार, ठीक है, देखो आकार कैसा है? आकार दीर्घवृत्ताकार है। किसके अनुसार? तो याद रखना सर, सोमरफील्ड के अनुसार। सोमरफील्ड ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार है, और नील्स बोर ने क्या बताया था? वृत्ताकार है। अब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट है, सर्कुलर है। किसके अनुसार? नील्स बोर के अनुसार। अब कौन सही कौन गलत, दोनों पे ध्यान देंगे, जबकि नील्स बोर तो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ठीक?
तो कौन सही कौन गलत में अगर हम बात करेंगे तो अब ध्यान से समझना क्या होता है कि नील्स बोर सबसे पहले आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया ना तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए काम किया। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तत्व जो होते हैं ना उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में कोई आपस में रिपल्शन हो रहा है क्या? नहीं। तो बोर के अनुसार कोई प्रतिकर्षण नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का जो कक्ष है वो कैसा है? वृत्ताकार है। वो कैसा आ गया? वृत्ताकार हो गया। नाभिक के चारों ओर का कक्ष कैसा हो गया? वृत्ताकार। किसके अनुसार? नील्स बोर। क्यों? क्योंकि किसके लिए काम कर रहा है? हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। मगर अगर मान लो दोस्तों ये हो गया नाभिक धनावेशित, उसके चारों ओर अगर मैं देखूंगा तो ये कोश है। अब इन कोश में क्या होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो वो आपस में रिपेल करेंगे। वो आपस में क्या करेंगे सर? रिपल्शन करेंगे। और उनके रिपल्शन के कारण जब वो इस पे चारों ओर घूम रहे हैं ना तो उनका जो शेप रहेगा वो एक सर्कुलर शेप ना होके कैसा हो जाएगा? एलिप्टिकल शेप हो जाएगा। और एलिप्स में दो अलग अलग रेडियस आती हैं, R1 और R2। साफ दिख रहा है, ये सेंट्रल पॉइंट है। R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग है। आप एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ ना, रिपल्शन होने से वो कभी भी एक रेगुलर सर्कुलर शेप में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस कोश में नाभिक के चारों ओर घूमता है उसका आकार वास्तव में कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। एमपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। उनका आकार कैसा होता है सर? दीर्घवृत्ताकार होता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर वो वृत्ताकार किसके लिए होगा सर? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, जहां केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण का सामना तो करना ही नहीं पड़ रहा है, यहां करना पड़ रहा है। एक बात और समझो, हमारी पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर कैसी परिक्रमा करती है? वृत्ताकार कक्ष में करती है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करती है? खुद ही सोचो ना। तो सर हमारी पृथ्वी माता सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। अगर वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रही होती पृथ्वी तो हमेशा सूर्य से बराबर दूरी पे रहती, तो एक जैसी गर्मी हमेशा पड़ती, मतलब मौसम हमेशा एक जैसा ही होता। पर आपको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रही है। तो मान लो यहां से यहां तक आने में 3 महीना लगा, 4 महीने 12 महीने का होता है ना, फिर ये 3 महीना, फिर यहां से यहां तक 3 महीना, फिर यहां से यहां तक आने में 3 महीना। 4 सेक्शन बन रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इसलिए तो हमारी कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। 4 प्रकार के मौसम हम लोग झेलते हैं। इस समय पृथ्वी सूरज के क्या है? पास है, गर्मी का सीजन। फिर थोड़ा दूर जाने लगेगी तो प्रेशर चेंजेस होगा, बरसात आना शुरू हो जाएगा, है ना। जून जुलाई के बाद से आप लोगों को पता है बरसात होती है। फिर ये वाला जो 3 महीना है, ये 3 महीना पृथ्वी सूरज से क्या है? दूर है। 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक तो पृथ्वी सूरज से दूर है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये कौन सा सीजन होता है? ठंडी का सीजन, विंटर सीजन, है ना। और फिर उसके बाद आप लोग का फिर सदाबहार सीजन, फिर गर्मी, ऐसे घूमते रहता है साइकिल। तो पृथ्वी पर ऋतुएं बदल रही हैं। क्यों बदल रही हैं? क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है, इसलिए सूरज से उसकी दूरी अलग अलग है। एक सवाल अभी आया था, एक सवाल अभी आपके कहना चाहिए बड़े शानदार पेपर में आया था। पेपर, पृथ्वी सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करती है, पर पृथ्वी अपने अक्ष पर भी रोजाना घूर्णन करती है। तो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इसलिए दिन और रात बदलते हैं। भाई सामने आ गई, जैसे अभी भारत के सामने पृथ्वी सूरज के सामने आ रहा है भारत का हिस्सा, तो हमारे यहाँ दिन हो रहा होगा, अमेरिका या यूरोप में अभी रात हो रहा होगा। फिर वो अपने अक्ष पे घूमेगी, 12 घंटे बाद हम रात में आ जाएंगे और अमेरिका जैसे यूरोप जैसे देश क्या हो जाएंगे? दिन में आने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि साल कैसे बदलता है। तो साल बदलता है पृथ्वी के सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण। और दिन और रात कैसे बदलते हैं? तो दिन और रात बदलते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। याद रख लीजिएगा कि ये जो मेरा डे और नाइट होता है ये किसके कारण होता है? ये सब पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, एग्जाम में आ गया है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। तो पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन के कारण, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट हम लोग चले गए। घूर्णन के कारण क्या होते हैं सर? दिन और रात बदलते हैं। और वहीं पर अगर बात करेंगे कि भैया वर्ष कैसे बदलते हैं, वर्ष या साल, जैसे अभी आप लोग अगले कुछ समय में नया साल देखते हो, है ना, हर साल, तो ये क्यों बदलता है? तो सर ये
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण। परिक्रमा के कारण। इसी में अगर बात आएगी, ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन भी क्यों होगा मेरे भाई? तो वो आपने देख लिया, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा के कारण, है ना। सूरज है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, कभी पास है तो गर्मी, दूर जा रहा है बरसात आ जाएगा क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे बरसात होगा, फिर यहां से यहां तक आएगा ठंडी का सीजन हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिवर्तन, है ना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा। इसके कारण क्या होता है सर? ऋतु बदलती है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमता है। और ये कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। और ये जो कक्षा होती है सर, दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है, ये नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते समय शो करेगा। इसे किसने बताया? सोमरफील्ड ने। और ये वृत्ताकार कक्षा किसने बताया? नील्स बोर ने। तो एक डिटेल पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवीजन करेंगे कि भैया कक्षा का आकार कैसा होता है। अगर ये पूछा जाए तो वृत्ताकार आकार होगा, किसने बताया है? नील्स बोर ने बताया है। और नील्स बोर ने तो बकायदा उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला भी दे दिया, 0.529 n² एर्मस्ट्रॉन्ग होगा। एनर्जी का भी फॉर्मूला उन्होंने दिया है, याद रखना डाटा, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कई बार, ये याद रख लो, बाकी काफी है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगा, ये किसने कहा? सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड ने नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर के कॉन्सेप्ट को रिकरेक्ट किया था कि भैया नील्स बोर सही नहीं बोले, भले ही आपने उनको नोबेल दे दिया। सही एक्चुअल में क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ना कि वृत्ताकार कक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो कैसे वो रेगुलर शेप। सर्कल क्या है? एक रेगुलर शेप है ना, हर जगह से दूरी एक बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या हर जगह से एक बराबर होगी। तो अगर प्रतिकर्षण आएगा तो ये संभव है ही नहीं, इसलिए उसने दीर्घवृत्ताकार कक्षा का ऑप्शन दिया। और पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में नहीं परिक्रमा कर रही है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही परिक्रमा कर रही है। बाकी कोश की परिभाषा आप लोग समझ गए कि सर नाभिक के चारों ओर का स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और उस नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। इनका आकार के बारे में भी फैक्ट आप लोगों को क्लियर है। अब बात करेंगे सर हम लोग नाभिक की। किसकी बात करेंगे सर? नाभिक की। आइए सर, नाभिक में क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट नाभिक से रिलेटेड कि भैया नाभिक जो है, ठीक है, नाभिक परमाणु का केंद्र है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आया। नाभिक जो है, नाभिक की खोज किसने की थी? अगर ये बात करेंगे ना, नाभिक परमाणु का केंद्र, एटम सेंटर के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? नाभिक को देखते हैं, सेंटर ऑफ एटम। ठीक, वायर उलझ गया था। दूसरा पॉइंट नाभिक से रिलेटेड, इसकी खोजकर्ता के रूप में अगर पूछा जाए कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, क्या नाम दोगे? रदरफोर्ड। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? सर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। तीसरा पॉइंट, नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं? तो नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहेंगे सर? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नेचर क्या है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन का नेचर क्या है? उदासीन। ये क्या है सर? धनावेश। और ये कैसा होता है? न्यूट्रॉन कैसा होता है सर? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। आगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो अलग बात है। इसका अर्थ क्या है कि नाभिक में किस प्रकार का आवेश पाया जाएगा। उससे पहले एक और चीज, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है ना, अभी आप लोग के शिक्षक भर्ती और दुनिया भर के रेलवे पीएससी सब में ये एग्जाम आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संयुक्त जोड़े को क्या नाम देते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संयुक्त जोड़े को क्या नाम दिया जाता है? हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, खुद को क्या बोलते हैं? इंडियन। भारत वाले भारतीय बोलेंगे, यस और नो जी। तो ऐसे न्यूक्लियस में रहने वाले अपने आप को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियंस में, सॉरी, न्यूक्लियस में रह कौन रहा है? न्यूक्लियस में रह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
के जोड़े को आपको नाम देना है न्यूक्लियॉन। क्या नाम देना है? न्यूक्लियॉन। समझ में आ गया? ये सवाल पूछता है। अच्छा, नाभिक की बात कर रहा हूं मैं कि भैया नाभिक में आवेश कैसा रहेगा। तो आवेश की अगर बात करोगे, कोश में कैसा आवेश है? तो कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब कोश में ऋण आवेश है। और नाभिक में कौन मौजूद है? धनावेशित प्रोटॉन, उदासीन न्यूट्रॉन। तो जो उदासीन है उसकी तो गिनती रखोगे नहीं। तो एक्चुअल जो चार्ज कंसीडर करोगे किसके कारण करोगे? प्रोटॉन के कारण। तो नाभिक के अंदर कैसा आवेश है? धनावेश है। नाभिक के अंदर कैसा आवेश है? धनावेश है। नाभिक का आकार कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो नाभिक का साइज लिया जाएगा ना, वो 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बोलेगा। और इसे हम 1 फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? 1 फर्मी मीटर, 1 FM, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा कोश और नाभिक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। इतनी सारी बातें आप लोग को पता रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत सी किताबों में आपको इतने इंफॉर्मेशन शायद देखने को मिले, बट मेरा इतना है कि मैं पढ़ाते समय इस बात पे ध्यान देता हूं कि बच्चों का कुछ भी ना छूटे। हमने इनफैक्ट एटम और न्यूक्लियस के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, रेडियस और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी लिखवा दिया है। और ये एक्सप्रेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार टफ पेपर बनाएगा ना, आपसे फॉर्मूला पूछ देगा, तो तैयार रहना है अपने को, ठीक। अब यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई। तो देखो साइंस कैसा काम करता है। साइंस ना सोचते हुए आगे बढ़ने का काम है। अब हमने पकड़ा परमाणु। परमाणु के अंदर हमने देख लिया क्या है सर? कोश है और नाभिक है। गहराई में उतरते जा रहे हैं, एक स्टेप उतर गए तो कोश और नाभिक, फिर दूसरे स्टेप उतरे कि भैया कोश क्या है, कोश की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन उपस्थित होगा, इसका आवेश क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, ये जान लिया। एक और स्टेप नीचे चले गए ज्ञान के समंदर में। फिर नाभिक क्या है, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक में कौन कौन उपस्थित है, उसका आकार क्या है, उसकी आवेश क्या है, इन सारी बातों को हमने पढ़ लिया। जब हम इस बातों को पढ़ रहे थे तब हमें यह बात पता चली कि सर कोश में कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में कौन उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहने का अर्थ अपने को यह बात साफ समझ में आ गया कि मेरे भाई यहां तो एक नया कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आ जाइए थोड़ा सा उनके बारे में भी हम लोग सलाह मशवरा कर लेते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पहला नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है अगर पूछा जाए, इसकी उपस्थिति कहाँ है? वेयर प्रेजेंट सर? कोश में। कहाँ उपस्थित है सर? कोश में, शेल में। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट, इसके खोजकर्ता कौन है? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो नाम याद रखना सर, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। तीसरा पॉइंट, इस पर आवेश क्या होता है? तो इस पे कैसा आवेश पाया जाता है सर? ऋण आवेश, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ये, ऋण आवेश पाया जाता है। चौथा पॉइंट, इस पर जो आवेश आता है ना, उसका मान कितना होता है? तो सर ऋण आवेश है, मान याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस इसलिए लगाया हूं क्योंकि ऋण आवेशित है। पांचवा पॉइंट, इसका द्रव्यमान, मतलब इसका मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी याद रख लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है। या इसी को कोई बच्चा चाहे तो 9.1 इंटू 10⁻, सर किलोग्राम और ग्राम में कितने का अंतर है? 10⁻³ का अंतर है। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो बोलते हो, है ना। शक्कर वक्कर खरीदते हो, 500 ग्राम शक्कर दे दो भैया।
एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मतलब 10 की पावर 3 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो यहाँ -31 है। अगर उसको करना होगा ग्राम में तो -28 ग्राम भी ले लेना, कई बार न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। छठवां नंबर पॉइंट, ठीक, विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का आजकल ये ट्रेंडिंग में है, एसएससी पीएससी सब में पूछ रहा है। विशिष्ट आवेश जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज है ना, इसकी क्या वैल्यू आती है? तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू एक्चुअल में मिलिकन ने निकाली थी, या मोलिकन बोल सकते हो। तो मोलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया था। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू किससे आया था? मोलिकन के तेल की, सरसों तेल की उसने बूंदे ली थी और उसे एक कांच के जार में रखा था, ऊपर से ड्रॉप करता था। तो स्वाभाविक सी बात है, आप तेल की बूंद को ड्रॉप करोगे तो ग्रेविटी के प्रभाव में तो नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे में कुछ भी एक ड्रॉप ऐसे गिराऊंगा तो नीचे ही आएगा। पर वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा, जो स्ट्रक्चर था वो अलग था। उसने नीचे से ना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करनी शुरू कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने लगी तो जो तेल का बूंद था धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ा और उसने बढ़ा दिया। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, कई बार इसलिए कहा जाता है, आप लोग देखते हो बचपन में बच्चों की मालिश सरसों तेल से की जाती है, पर एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखा दिखा के लोगों का दिमाग भ्रम कर दिया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन, माँ का प्यार, बच्चे का पहला स्पर्श, जॉनसन एंड जॉनसन, काय का तेल है पता ही नहीं है। वही हमारे गांव में दादी नानी लोग सरसों तेल से रोज मालिश की हैं। शरीर इतना मजबूत है कि 6-8 बार एक्सीडेंट हो गया है, पर देखिए एकदम हष्ट पुष्ट खड़े हैं। 3 बार तो एक बार कुएं में ढकेल दिए गए हैं। बचपन में ही हाथ टूट गया था। कल मम्मी स्टोरी सुना रही थी रात को, बहुत भोला बच्चा था तेरे को लोग कुएं में ढकेल दिए थे खेल खेल में। एक बार ट्रैक्टर पैर के ऊपर से गुजर गया है। फिर भी अब वो नानी दादी लोग का आशीर्वाद है कि आदमी एकदम सख्त खड़े रहता है। तो विशिष्ट आवेश में मिलिकन ने क्या किया, मुलिकन ने, कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए। सरसों तेल की बात मैंने इसलिए किया ना कि सरसों तेल स्पेशल कैरेक्टर रखता है, उसके पास स्पेशल चार्ज है। सारे जो ऑयल हैं उनमें चार्ज नहीं होता, बट मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल में स्पेशल चार्ज होता है। इसलिए आप अक्सर देखो, आपको बहुत तेज सर दर्द हो तो गांव में बोलते हैं सरसों तेल से चंपी कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं। सर में तो हम लोग लगाते नहीं है ना, चिपचिपा लगता है। पर अगर आप सरसों तेल को अपने सर में लगा रहे हो, आप यकीन करो आपकी बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो उसमें चार्ज पार्टिकल हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं। पर हमारा नखड़ा है, सरसों तेल लगाएंगे चिपचिपा लगेगा, बाल धोना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, सुबह उठ के धो लेना हमेशा रात को लगा के सोना चाहिए, पर स्वाभाविक सी बात है, होता नहीं है। हफ्ते में एक दिन तो कर लो, मतलब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे वो सही चीज है। तो मिलिकन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते गया, उस पर चार्ज पहले से था सरसों के तेल में, मतलब उसके ड्रॉप में। तो एक टाइम ऐसा है ना कि ड्रॉप हवा में ही रुक गया, एक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस समय उसने क्या किया, विशिष्ट आवेश की वैल्यू निकाला। और विशिष्ट आवेश क्या आता है, E/m। ई की वैल्यू कितनी है, अभी अभी आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और m की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो जब इस तरीके से सॉल्व किया ना, तो मिलिकन को स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, इतना। क्या हो जाएगा यूनिट, कूलम पर केजी, है ना। इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट केजी। तो 1.76 इंटू 10⁻11। जब अपन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे तो उसमें एक एग्जाम में ये आया हुआ था, मुझे याद आता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 1.76 इंटू 10⁻+11 है ना, ये क्या है सर, +11, 10⁻11, क्योंकि ये -31 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना। ये है आपका विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होता है, विशिष्ट आवेश हम लोग पता नहीं रहता है। कभी भी सुनो, कभी भी एक नया ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी कोई भी क्वांटिटी में अगर विशिष्ट शब्द जुड़ जाए, है ना, विशिष्ट ऊष्मा नाम सुने होगे, विशिष्ट एंथैल्पी, विशिष्ट एंट्रोपी, मतलब स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एनर्जी, कुछ भी अगर विशिष्ट शब्द जुड़ गया फिजिक्स में या साइंस में, उसका अर्थ होता है उसको मास से डिवाइड करो। उसका अर्थ क्या होता है, उसको द्रव्यमान से डिवाइड करो। तो आपको क्या बोला है, विशिष्ट आवेश,
मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। बात समझ में आया कि नहीं? अगर बोलता विशिष्ट ऊष्मा तो ऊष्मा बटा द्रव्यमान। बोलता विशिष्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी बटा द्रव्यमान। विशिष्ट एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी बटा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान से डिवाइड कर देने को हम विशिष्ट बोलते हैं। स्पेशल साइंस में टर्म्स चलते हैं। दर, एक शब्द आता है दर। संवेग क्या है? वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? सॉरी संवेग क्या है? बल क्या है? सॉरी बल क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। दर शब्द जब भी आता है इसका मतलब आप समय से भाग दोगे। हर में कौन आएगा? टाइम आएगा। तो ये कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, इनको अपने को क्लिक करके रखना है। 7वां नंबर पॉइंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो पहला मॉडल आया ना, थॉमसन ने ही प्लमिंग पुड कहना चाहिए तरबूज का बीज को एक पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो प्लम मॉडल के नाम से जाना जाता है। स्पेसिफिक चार्ज और सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब किसी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो जो किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना मेरे भाई, वो 2n² रूल से ली जाती है। और ये किसने दिया था? तो नील्स बोर ने, और बोरबरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए सर मेरा एक नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर हमारे पास कितने कोश हैं? किताबों के हिसाब से आप पढ़ते हो KLMN करके, है ना? के शेल मतलब n की वैल्यू क्या है? 1। ये है द्वितीय कोश, ये है तृतीय कोश, ये है चतुर्थ कोश। इज इट क्लियर? तो पहले कोश में सुनिएगा, इसे हम कौन सा कोश नाम देंगे? KLM। तो मैं एक काम करता हूं भाई, यहीं पर मैं ले लेता हूं, यहीं पर मैं ध्यान से समझेंगे। सर ऐसा है कि मैं एक ऐसा डब्बा बनाया, यहां पर अपना n का वैल्यू है, ये कोश का मान है, और ये हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। सुनिएगा, ये मेरा किसका वैल्यू है? n। ये है मेरा कोश, और ये क्या है? मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर है? 2n² के। तो अगर प्रथम कोश है, कौन सा कोश है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 5 कोश में ले रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूं, धीरे से देख लेना। प्रथम कोश को क्या बोलोगे? K। दूसरे को L, फिर M, फिर N। पांचवें कोश को क्या नाम दोगे? KLMNG। कौन सा कोश है? तो आप लोग अपने पेपर देखो 2024 वाला था, उसमें ना फिफ्थ कोश के ऊपर सवाल पूछा है। नीट 2023 में भी फिफ्थ कोश पे सवाल पूछा है, इतने बड़ा एग्जाम होता है मेडिकल का नीट। तो फिफ्थ कोश का क्या नाम देना है? जी शेल। अब उसमें कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो सर अगर n का वैल्यू मैंने 1 रखा तो 1² कितना हो गया? 1। सामने क्या है? 2। तो भैया के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भैया? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन संभव है के शेल में। ठीक है नहीं? एल शेल में देखो तो 2 का स्क्वायर, n की जगह पे कितना रखा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। ठीक, फिर तीसरे वाले में 3² 9, और 9 2 जाए 18, फिर 32, और लास्ट वाले में 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50। तो जी शेल में आपसे यह पूछा गया था कि जी शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव हैं? तो जी शेल में अधिकतम आपके 50 इलेक्ट्रॉन संभव हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन। एक एक चीज को एकदम डिटेल में पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है? चलिए अभी तो सर भी आ गए हैं, सर की क्लास रहेगी। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर स्टार्ट किया, और इसमें हमने देखा कि भैया एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, कोश और नाभिक। कोश जहां पर कौन पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। नाभिक जहां पर कौन पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात है? और उनको सम्मिलित रूप से क्या नाम देना है? न्यूक्लियॉन्स। नाभिक बड़ा कि कोश बड़ा? सर कोश बड़ा दिख रहा है, नाभिक उसके अंदर छोटा है। समझ में आ रहा है? और नाभिक के अंदर एक और चीज समझिएगा, नाभिक परमाणु का केंद्र है, और संपूर्ण द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित रहता है। जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान,
संपूर्ण द्रव्यमान का संकेंद्रण, मतलब परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है ना, वो कहां पर संकेंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज्ड रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब यहां से छोटी छोटी बातें और आई, साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस पता चल गया। साइज ऑफ एटम क्या है, 10 की पावर -10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। मतलब कि जो नाभिक है वो परमाणु के कोश से 1,00,000 गुना छोटा होता है। 1,00,000 गुना। एक तो परमाणु को हम देख नहीं पाते, हमारे आसपास में ऑक्सीजन परमाणु है, अरे है कि नहीं है, नहीं रहते तो हम रहते क्या भैया, हम जी रहे हैं मतलब ऑक्सीजन है, प्राणवायु है ना ऑक्सीजन, उसके बिना, उसकी अनुपस्थिति में इंसानी जीवन या किसी भी जीवन की कल्पना नहीं है। पर हमको दिखाई दे रहा है क्या, है हमारे चारों ओर ऑक्सीजन है, पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि मानव नेत्र की जो क्षमता है वो 1 माइक्रोमीटर तक की है, मतलब 10 की पावर -6 मीटर तक हम देख सकते हैं। और इसका आकार कितना है, 10 की पावर -10 मीटर, मतलब हमारे दृष्टि क्षमता से 10,000 गुना छोटा। तो हम इसको और नहीं देख सकते हैं, इसलिए परमाणु हमको दिखाई नहीं देता, पर वो होते जरूर है हमारे आजू बाजू। फिर मैंने बताया कि जो परमाणु का आकार है, सॉरी कोश का जो आकार है वो वृत्ताकार है, किसके हिसाब से, नील्स बोर। पर नील्स बोर को करेक्शन किया किसने, सोमरफील्ड ने, और उसने बताया कि वृत्ताकार नहीं चलेगा, दीर्घ वृत्ताकार लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात की कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाता है। परमाणु में कहाँ पाया जाता है, तो कोश में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस पे चार्ज की वैल्यू, इसकी मास की वैल्यू, सब कुछ क्लियर है। एक स्पेशल पॉइंट जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक शब्द जब भी आता है, मैंने हमेशा बोला कि उसको मास से डिवाइड कर दो। स्पेसिफिक हीट बोला तो हीट बाई मास, स्पेसिफिक एंथैल्पी बोला एंथैल्पी बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज बोला तो चार्ज बाई मास, द्रव्यमान से भाग दे दो। वैल्यू कैलकुलेट करो, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी आ चुका है और आगे भी आएगा। चलो इसके बाद का जितना पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक पाइजॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, दे कॉल्ड एज अ क्वार्क्स पार्टिकल। आजकल यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके सारे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो बच्चा बच्चा जानता है ना जी, 8वीं का बच्चा जानता है। आपसे सवाल पूछेगा क्वार्क्स पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, पाइजॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के ऊपर, कि भैया पॉजिट्रॉन कैसे बनते हैं, उनपे क्या मास आता है, उसकी खोज किसने की थी, पाइजॉन की खोज किसने की थी, मेसॉन की खोज किसने की थी, और सब जितने नाम इसमें आते हैं सब नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो करंट अफेयर्स का भी मैटर बन जाता है। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे। एक सवाल आया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। देखिए नेचर जो है ना, जो जो डिस्कवरर रहे हैं, जैसे जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा रिलेट करूंगा ना, अगले क्लास में इसका जवाब मिल जाएगा। बट एक और चीज, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू है ना, सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। मेरे भाई एक्चुअल में ना ये इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये बोतल का जो कोश है, जो आउटर शेल है, यही ना मुझे दिखाई देगा। इसके अंदर में झांक पा रहा हूं या देख वो, मतलब घुस पा रहा हूं क्या, इसके अंदर क्या है नहीं पता मुझे, हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि नियॉन है, पता है क्या, बस बोतल का बाहरी कवच से हम उसके आवरण का पता लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज की वैल्यू आई ना, वो उसके बाहरी जो उसका छाल है, कोश है, उसका वैल्यू है। आपने नाम सुना होगा LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, जेनेवा स्विट्जरलैंड, दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंडेड मशीन। 2012 में बोला जा रहा था ना दुनिया खत्म हो जाएगी, 12 दिसंबर 2012 आखिरी दिन। क्यों, क्योंकि उस दिन LHC ऑन हो रही थी। ठीक है, और अगर उसमें धरती के बहुत अंदर बनाई गई है, 2.5-3 किलोमीटर नीचे से पूरा का पूरा, और कई किलोमीटर में फैला हुआ कैंपस है जेनेवा में, दुनिया का फिजिक्स का सबसे बड़ा लैब है वो। ठीक है, भौतिकी का, स्विट्जरलैंड में है। तो अगर उससे जो रेडिएशन से निकलनी थी, अगर डिस्टर्ब होती, प्रोजेक्ट फेल होता, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे पृथ्वी का कोर डिस्टर्ब कर देते और सच में पृथ्वी 2 टुकड़ों में टूट सकती थी। पर वैज्ञानिकों ने ये रिस्क लिया। ठीक है, तो LHC में अलग अलग यूनिट है, उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चला, जब इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई फोर्स के साथ किसी दूसरे पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन से ही टकराए तो उसका कवच टूटा,
हम लोग आज तक ये जो चार्ज पढ़ते हैं ना, ये कवच का चार्ज है, ठीक है, पर असल इलेक्ट्रॉन तो उसके नीचे बैठा हुआ है। समझ में आ रहा नहीं? तो उसका चार्ज फिर अब कैलकुलेटेड वैल्यू में अलग आया है। बट हमारा भारत का जो सिलेबस है ये क्लासिकल सिलेबस है। हम जो हमारे दादाजी पढ़े हैं, हमारे पिताजी भी यही पढ़े हैं, हम भी उसी प्रथा को दोहरा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत जैसे देश में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना सबसे इजी है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सिलेबस है। आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसको पढ़ने से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स आपके बीच पूछा जा रहा है क्या? अभी लेटेस्ट वाला डाटा इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग आएगा, आपसे उसको कोई लेना देना है क्या? आप जानते हो कि नहीं, जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में या बाकी टेक्स्ट बुक में जितनी बातें लिखी हैं उतना बस कवर कर लो, आप बढ़िया यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस सब बन जाते हो। तो इस देश में सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं, लिमिटेड चीजें, उनको आप अच्छे से याद कर लो तो आपका जीवन का भला हो जाता है। अगर इस देश में होते हुए इतनी लिमिटेड चीजें पढ़ के भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हो और लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ दुनिया के बाकी के कोनों में तो आपका जीवन मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए खूब मेहनत करो, मौका है, भारत में सिलेक्शन लेना आसान है, क्रैक कर लो। बस जनसंख्या का ही है कि ज्यादा लोग आ जाते हैं, पढ़ाई तो आसान ही रहती है। ठीक है, चलो मिलते हैं।